इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, पढ़ना क्या क्या है उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। पहले मैं बात करूँगा थोड़ी सी हिस्ट्री कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हिस्ट्री क्या है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है ना। फिर बात करेंगे हम करंट की। करंट को समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा मुझे चार्ज। चार्ज को समझने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा एटम। एटम कहाँ से आए ये समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा हमें मेटल, ठीक है। तीसरा आता है वोल्टेज और पोटेंशियल। एक ही बात है, दोनों नाम अलग अलग है एक ही चीज़, ठीक है। पोटेंशियल को समझने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। मुझे समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स वर्क। चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा फिर एटम को, इलेक्ट्रॉन्स को। पांचवा टॉपिक हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस हो गया। आपका पांचवा टॉपिक आएगा सर्किट डायग्राम। अब इसको पढ़ने के लिए मुझे पढ़ने पड़ेंगे सिंबल्स। नेक्स्ट आता है मेरा छठा टॉपिक पावर। पावर को समझने के लिए थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होगी एनर्जी की। वैसे एक एनर्जी आपके अलग भी टॉपिक है, तो साथ में लिखता हूँ हीट एनर्जी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जाके अगला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आठवां टॉपिक पढ़ना पड़ेगा एनर्जी मीटर। जो आप अपने घर पे बिल देते हो इलेक्ट्रिसिटी का, वो कैसे बनता है या कैसे आता है। नौवां टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, ठीक है। उसके बाद अगला पढ़ना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, मैं बताऊंगा डिफरेंस कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रजिस्टर कह लो, है तो वो इसी का पार्ट, बट मैं ये कह सकता हूँ एलॉय। 11वां टॉपिक पढ़ना पड़ेगा मिसलेनियस। जो भी टॉपिक छूट जाएगा, एक का टॉपिक छूट गया तो वो इसमें कवर करूँगा, जैसे कि मास एंड वेट, इसमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे क्या होता है, तो ये नोट डाउन कर लो पहले आप। हिस्ट्री, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी पहले तो बताता हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। बाद में बात करूँगा इसके बारे में, बस बता दिया कि क्या है मतलब। लेकिन पहले बात करते हैं हम इसकी हिस्ट्री की, आएगी इस पर भी आएगी बात। हिस्ट्री क्या थी इसकी, ठीक है। हिस्ट्री क्या थी, देखो दो तरह की आपने देखा होगा करंट होता है। एक बैटरी में रखा होता है, ठीक है, दूसरा जो आपके तार में फ्लो कर रहा होता है। दो तरह का होता है। तो उसी बेसिस पे हमने ये कहा कि दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है। कौन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। अब बताता हूँ। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, कोई चीज़ रुकी हुई है। डायनामिक का मतलब होता है जो चल रही है, फ्लो में है, ठीक है, जो फ्लो में है। तो दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक डायनामिक एक स्टैटिक। तो आपने बैटरी में जो देखी है वो स्टैटिक होती है, जो आपके करंट घर पे आता है वो डायनामिक होता है, वो चलता है भाई। और आपकी बैटरी क्या, आप जहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है, स्टोर कर, जब को आपको यूज़ करना है तब यूज़ कीजिए, अदरवाइज रख दीजिए। तो बात हुई यहाँ तक। अब मैं बात करता हूँ स्टैटिक हिस्ट्री की।
हिस्ट्री पे क्यों आया देखो, 1600 भी पहले कुछ पॉइंट लिखता हूँ। 1600 मैं 600 सॉरी 620 में 600 BC में ग्रीक के लोग, ग्रीक क्या है जगह, ग्रीक क्या है जगह, तो ग्रीक के जो लोग थे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते थे, या फिर वो उन्हें इसको जानते थे, या प्रोड्यूस करते या जान सकते थे। वो क्या जानते थे, उनके पास एक स्टोन था उसका नाम था एम्बर स्टोन। वो एम्बर स्टोन को फर से रब करते थे। वो एम्बर स्टोन को, ये स्टोन है और फर मतलब फर तो जानते होंगे, एम्बर स्टोन को फर्स के साथ रब करते थे। तो वो इन दोनों का रब करते थे। इससे क्या होता था, इससे आपके एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाते थे। ठीक है, तो ये 600 BC की बात कर रहा हूँ मैं, 600 BC मतलब बहुत पुराना टाइम हो गया। सेकंड पे आते हैं भाई, हिस्ट्री की बात चल रही है, सेकंड पे आता हूँ मैं जरा। 1752 में एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भाई थंडर स्टॉर्म जब आता है तो लाइटनिंग कड़कती है, लाइटनिंग दिखती है, सबको दिखती है, आपको भी दिखती है। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। तो वो इसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए स्टार्ट किया उन्होंने। अब स्टार्ट कैसे किया भाई उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को, इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका इन्होंने क्या बोला कि रिलेशन मतलब संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन लाइटनिंग, जो आपकी लाइटनिंग होती है थंडरस्टॉर्म में, लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट किया, चलो भाई देखते हैं जरा। इन्होंने क्या किया, एक थंडरस्टॉर्म के टाइम पे एक थंडरस्टॉर्म आया, थंडरस्टॉर्म आया तो उन्होंने क्या किया, थंडरस्टॉर्म के टाइम पे उन्होंने एक काइट को उड़ाया। अब ये काइट को उड़ाया और इसके ऊपर लगा दिया एक कंडक्टर मतलब तार मतलब जिसमें करंट पास हो सकता है। उन्होंने इसके ऊपर एक तार लगा दिया। तार लगाने के बाद उन्होंने इस काइट को बनाया एक रूमाल से, रूमाल मतलब हैंकी से, मतलब कॉटन की किसी भी चीज़ से जो गीली होके फटे ना। अगर मान लीजिए पन्नी से बनाते तो पन्नी शायद तेज हवा में फट सकती है ना। कागज़ बनाते तो क्या होता है, कागज़ भी तो गीला हो जाता है, गीला होने के बाद वो भी मतलब वहीं पतंग आपकी ख़राब हो जाती है। तो इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने यहाँ से भी एक कंडक्टर लगाया रखा, तार लगा रखी, यहाँ पर उन्होंने लगा दी एक की, एक क्या लगा दी यहाँ पे, की लगा दी। उसके बाद इससे आगे इन्होंने एक सिल्क के धागे को बांध दिया। अब सिल्क क्या होता है, सिल्क से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इससे करंट आगे पास नहीं हो सकता। और इन्होंने यहाँ से इसे पकड़ लिया। इसके साथ इनका बेटा भी था, उसका नाम था विलियम। ठीक है, तो उनका फ्रैंकलिन का बेटा विलियम भी था। अब इन्होंने क्या किया भाई, लाइट आई, ऑब्वियसली अब लाइटनिंग होगी थंडरस्टॉर्म में। जब थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग हुई तो लाइट आई यहाँ पे, मतलब वो आई भाई। कब ये गीला हो चुका था तो यहाँ से ही पास होती हुई गई, यहाँ से पास हुई तो ये कंडक्टर था यहाँ से पास होगी, यहाँ से पास हुई तो इस की में भी आएगी। की में आने के बाद उन्होंने देखा, अब क्या हुआ, उन्होंने अपनी की को टच करके देखा। अब उन्होंने की को क्या किया, टच किया तो उन्हें लगा शॉक, क्योंकि इस की के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड हो गई। और स्टोर्ड का मतलब मैंने कहा था ना, दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक होती है हमारी स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। ठीक है ना, तो ये उन्होंने बताया कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लाइटनिंग एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लाइट में जो हमारी थंडरस्टॉर्म में लाइट होती है, लाइटनिंग होती है, और इलेक्ट्रिसिटी में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कोई ना कोई रिलेशन है।
ठीक है, तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट किया था। ठीक है, तो पेपर में नहीं आएगा लेकिन पता होना चाहिए ना कि कहाँ से कैसे आइडिया आया उन्होंने। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको प्रोड्यूस किया था। नहीं, प्रोड्यूस नहीं किया था उन्होंने। क्या बताया था? रिलेशन बताया था सिर्फ, लाइटनिंग और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी में। इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इसे लिखना लिख लो, वरना मत लिखो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी है। आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे आया, अब एक साइंटिस्ट आए 1800 में, इनका नाम था वोल्टा। वोल्टा ने क्या किया भाई, एक पेपर लिया, इसको सॉल्ट में डुबो दिया, सॉल्ट में सोक कर दिया, ठीक है ना। इसके इधर इन्होंने कुछ लगाया, बताता हूँ मैं क्या लगाया। एक इन्होंने इसके इधर कुछ लगाया और उन्होंने इसके बाद देखा कि इसके अंदर कुछ, एक उन्होंने सेल भी लगा दिया। तो उन्होंने देखा कि अरे इसके अंदर तो करंट फ्लो करने लग गया। तो मतलब क्या किया इन्होंने, देखा कि करंट फ्लो हो रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, इस सेल को चेंज कर दिया बैटरी में। बैटरी मतलब बहुत सारे सेल लगा दिए। जब बहुत सारे सेल लगा दिए तो उन्होंने देखा कि अरे ये करंट जा रहा है। तो करंट क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। जब करंट ज़्यादा हो गया, भाई ज़्यादा बैटरी में ज़्यादा करंट निकलेगा। तो जब ज़्यादा करंट हो गया तो इसी की वजह से आप देखोगे सेल और बैटरी को मेज़र किस में करते हैं, वोल्ट में। इन्हीं साइंटिस्ट की वजह से इसको वोल्ट में मेज़र करते हैं। निकोला टेस्ला कंपनी सबने सुनी होगी, ठीक है ना। लेकिन निकोला टेस्ला ने क्या किया, निकोला टेस्ला ने देखो, जब इन्होंने ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी ना, तो उससे क्या था कि दिक्कत ये थी कि अगर आपको यहाँ से यहाँ भेजनी है, यहाँ से आपको अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को सेंड करना है, तो क्या होता था उस टाइम कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास बैटरी है 50 वॉट की पावर है, यहाँ वो सिर्फ खाली 5 वॉट ही जाएगी और कहाँ चली जाएगी भाई, कोई फ़ायदा होगा क्या? बहुत नुकसान है इससे। तो 50 दे रहे 5 ही पहुँच रही है, मतलब बहुत कम पहुँचती थी। मेरा कहने का मतलब ये बहुत कम पहुँचती थी। तो क्या हुआ भाई, जब आपने 50 वोल्ट लगाया, 50 से 5 ही पहुँची, तो आप इससे तो बहुत सारे लॉस हो गए। ये तो बहुत लॉस हो गया। अब ये लॉस को बचाने के लिए इन्होंने डायनामिक, या मैं कह सकता हूँ AC ऑल्टरनेटिंग करंट, या AC या डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंट किया, ठीक है ना। तो ये रीज़न था निकोला टेस्ला का। तो निकोला टेस्ला भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि भाई AC इंपॉर्टेंट, भाई वोल्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हम बैटरी में देखेंगे इसको, हमेशा बैटरी में देखेंगे तो बोलेंगे अरे बैटरी तो इधर से है, ठीक है। हमारा फ्लैंकलिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हमें चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, ठीक है। तो तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। बट पेपर में बोलूँगा, पेपर में कुछ नहीं आएगा, ये पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। दिस इज अ हिस्ट्री। अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या एक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी को बनाया? नहीं भाई, देखो सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया। जैसे एडिसन, उन्होंने बल्ब बनाया, है ना, उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट, तो सबका बहुत छोटा 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 करके कंट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद जाके कहीं इलेक्ट्रिसिटी का तो मतलब प्रोड्यूस हुई। अब मैं ये नहीं कह सकता इसके अंदर कि एक ही साइंटिस्ट थे, उन्होंने सारा काम कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक साइंटिस्ट की नहीं, सबकी बात है, सबके छोटे छोटे स्टेप से इलेक्ट्रिसिटी हुई। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये ST की बात थी, इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करता हूँ मैं जनाब, मैटर। अब आधे तो सोचेंगे भाई मैटर पढ़ा रहे हैं तो मतलब केमिस्ट्री। नहीं भाई, मैं रिलेट करके दिखा दूंगा, केमिस्ट्री नहीं है। दुनिया एटम से चल रही है, एटम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी जब भी आएगी तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आएगी और इलेक्ट्रॉन से ही चलेगी दुनिया। चलो पहली बात करता हूँ मैटर की। एनी थिंग विच occupy, which have some mass and occupies some
स्पेस इज नोन एज मैटर। क्या मतलब है इसका, देखता हूँ जरा। ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास हो और ऑक्यूपाई करे स्पेस को, तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ गया मेरे पास, मास। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया मास और स्पेस। स्पेस तो सब जानते हो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ जिसका, अभी मैं आपको बताता हूँ मास और वेट में डिफरेंस होता है, लेकिन भाई मैं वेट कर रहा हूँ, जिस पे मास है उस पर वेट होगा। ठीक है ना, जिसका मास है उसको वेट होगा। मैं अभी ये नहीं कह रहा मास और वेट सेम होता है, बट मैं अभी समझाने के लिए ये बोल रहा हूँ, अभी इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मास को आप अभी समझ लो कि ये एक वेट के बराबर है, और वेट के बराबर नहीं होता लेकिन, ठीक है ना। तो मैंने ये बोला मास को इक्विवेलेंट समझ लो, अभी एज्यूम कर लो कि ये वेट है। दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे अलग होता है। स्पेस आप जानते हो, मतलब अगर मैं किसी भी चीज़ के अंदर दोनों प्रॉपर्टी हो, मास भी हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। मान लीजिए जैसे ये मार्कर है ना, ये मार्कर है, ये स्पेस ले रहा है हवा में इतना, और ऐसा कुछ वेट भी है ना। मतलब अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो उसे हम कहेंगे मैटर। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ मैं जरा। मैटर कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ, या मैटर को हमने क्लासीफाई कैसे किया है, मैटर क्लासिफिकेशन। तीन में पढ़ा है, बचपन से 9th क्लास में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है जी, तो मैंने क्या कहा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन होती है, एटम्स। भाई सॉलिड के भी एटम्स होते हैं, लिक्विड के भी एटम्स होते हैं, गैस के भी एटम्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है भाई गैस के एटम नहीं होते, लिक्विड के होते हैं या सॉलिड के नहीं होते, तीनों के एटम होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉमन चीज़ क्या है यहाँ पे, तीनों के अंदर क्या कॉमन चीज़ है मेरे पास, एटम। इन तीनों के अंदर, अब एटम कैसे हैं मैं उसके अंदर नहीं जा रहा कि एटम बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, थोड़े से कम टाइटली पैक्ड होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं गैसेस में, तो मैं उसके ऊपर नहीं आ रहा, वो केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है जब आप मैटर पढ़ते हो। मेरा काम है एटम को, एटम तक पहुंचना। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले मैं लिखवाया था मैटर पढ़ोगे तो आपके पास आप ऑटोमेटिकली मास आएगा, जब मास आएगा तो वेट भी आएगा, ठीक है, एटम्स भी आएंगे। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर पढ़ते हैं कि भाई ये एटम क्या है। क्यों पढ़ रहा हूँ मैं एटम को, क्योंकि आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वायर से, वायर होती है मेटल की, मेटल होता है सॉलिड, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेटल होता है सॉलिड। तो सॉलिड बना हुआ है तो किससे बना हुआ है, एटम से। तो इसलिए मुझे एटम्स को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अगले। आते हैं एटम्स पे। एटम, पहले बात करता हूँ इसकी स्ट्रक्चर की। चलो मैंने स्ट्रक्चर से बनाया, ये हो गया मेरा न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मैंने ये बोला कि एल्युमिनियम का एटम है, मतलब क्या किया मैंने, एल्युमिनियम मतलब ये लिख देता हूँ बहुत है। एल्युमिनियम का मतलब क्या हो गया कि एल्युमिनियम की जो आप देखते हो अपने आसपास में, एल्युमिनियम की जितनी भी चीज़ देखते हो, तो मैंने कहा कि उसको मैंने क्या किया, देखो दिखाता हूँ मैं कैसे आया। मैटर, एक एल्युमिनियम की शीट ली मैंने, इसको मैंने अभी बताओ, ये एल्युमिनियम की शीट है जो, क्या वो मैटर है, भाई मैटर है, ऑब्वियस सी बात है मैटर है, एल्यूमिनियम की शीट मैटर है। मैटर क्यों है, क्योंकि जिसके पास कुछ समथिंग, मैंने अभी कहा मास होगा और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, इसका मास भी होता है, कहीं भी रख दो तो जगह तो लेती है ना। ये जब जगह लेती है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ आपका ये क्या है, मैटर है, मतलब कुछ ना कुछ इसका मास भी है और स्पेस भी ले रहा है ये, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ मैटर। अब इस मैटर को मैंने क्या किया, इसके बहुत स्मॉल पार्ट कर लिया, टक 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 करके बहुत स्मॉल पार्ट कर लिए। मैंने एक पार्ट को लिया, इस एक पार्ट को लिया और इस एक पार्ट के भी मिलियंस कर दिए, पार्ट्स, मिलियन ट्रिलियंस पार्ट कर दिए। फिर मैंने उस ट्रिलियन पार्ट में से
ऐसे, ये मान लीजिए इतना रह गया, इससे भी बहुत छोटा रह जाएगा, तो दिख रहा है, वो नेक्ड आई से भी नहीं दिखेगा। फिर मैंने इसको माइक्रोस्कोप से देखा, माइक्रोस्कोप से देखा, माइक्रोस्कोप से देखा तो मुझे क्या दिखा, समझ आया? तो मैटर का ही, एटम क्या होता है, सॉलिड्स, लिक्विड, गैस। मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के अंदर कॉमन क्या होता है, एटम। एटम कैसे दिखेंगे, जब आप मैटर को बहुत छोटा छोटा तोड़ दोगे तो उसके बाद वो जब माइक्रोस्कोप से देख सकते हो उसके अंदर, तब आपको दिखेगा ऐसा कुछ। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। 9th में पढ़ा है आपने, न्यूक्लियस इस वाले को कहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस इसे कहते हैं, ये होती हैं आपकी ऑर्बिट्स। कौन सी होती है ऑर्बिट्स, 1 2 3 4 ऐसे चलती रहती हैं। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जो ऑर्बिट्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने का एक फॉर्मूला होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। मैं समझाता हूँ इसमें कि एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एल्युमिनियम के पास 13 ही प्रोटॉन होते हैं। 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, ठीक है जी। तो 13 इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सारे के सारे 13 प्रोटॉन यहाँ होंगे न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ये 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारी इन ऑर्बिट्स में होते हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में हमारी ऑर्बिट्स में जिसमें प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, है ना, ऐसे ही हमारा क्या होता है, ये होता है कि 13 इलेक्ट्रॉन्स इनमें आएंगे। अब आएंगे कैसे, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये एक फॉर्मूला है, वो डिसाइड करता है किस ऑर्बिट में कितने आएंगे। ऑर्बिट, मैं पहली ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, अब मैं n की वैल्यू अगर फर्स्ट डालता हूँ, n की वैल्यू 1, मतलब कि मैं इस ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, मैं इस ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, तो n की 1 वैल्यू डालो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। अगर n की वैल्यू, मतलब सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, n इक्वल्स टू 2, मतलब 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 इक्वल टू 8। तीसरे में कितने आएंगे, n इक्वल्स टू 3 लिखता हूँ, तो मैंने देखा 2 × 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 3 9, 9 2 18। n इक्वल्स टू 4 रखूँगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 × 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, तो n इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। तो 16 नहीं बता 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कहने का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम बात आता है कि मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम की बात करता है, ये जो फॉर्मूला बताता है मेरा क्या बताता है, मैक्सिमम। अब एज्यूम करता हूँ कि मैंने कहा एल्युमिनियम पे 13 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई 2 तो फर्स्ट में आ जाएंगे, चलो जी 2 बना देता हूँ मैं, 2 बना दिए। सेकंड में 8 आ सकते हैं, 8 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड में मेरे कितने आ सकते हैं, 18। क्या इसके पास कितने बचे, भाई 2 इसने पहले में ले लिए, पहली ऑर्बिट में आ गए, 8 इसके बाद सेकंड ऑर्बिट में आ गए, तो कितने, 8 और 2 10 हो गए, बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ बच जाएंगे, आपके थर्ड ऑर्बिट में आ जाएंगे। 3 कहाँ आ गए, मेरे थर्ड ऑर्बिट में आ गए। तो 3 जब थर्ड ऑर्बिट में आ गए, आ कितने सकते थे, 18, लेकिन इसके पास थे ही उतने। तो हमारे जैसे मान लीजिए आपका घर है, घर में 10 लोग आ सकते हैं, लेकिन आपके परिवार में 3 ही लोग हैं, तो 10 बाहर से बुलाओगे क्या, नहीं बुलाओगे, 3 ही रहोगे ना। तो इसका मतलब यही होता है। तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, अब 13 इलेक्ट्रॉन 3 यहाँ आ गए, चलो जी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक चल रहा है, गुड है, यहाँ तक 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जो आउटर ऑर्बिट, ये कौन सी ऑर्बिट हो गई भाई, लास्ट वाली ऑर्बिट है ना, ये थर्ड नंबर की ऑर्बिट है, और जब थर्ड नंबर की ऑर्बिट क्या होगी, लास्ट ऑर्बिट हो गई, तो इसे मैं बोलूँगा आउटर मोस्ट, आउटर सबसे बाहर है, आउटर मोस्ट सबसे बाहर ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब जैसे होता है ना सोलर सिस्टम में सर्कल सा अर्थ होती है, वो एक ऑर्बिट में घूमती है, तो ऐसे ही ऑर्बिट है, ठीक है जी। अच्छा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। इन 13 इलेक्ट्रॉन में से जो हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का साइन है, तो इन्हें बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
अब आती है कहानी आगे। मैं ये केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा, फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी के पढ़ना है, तो ये तो केमिस्ट्री का पार्ट आता नहीं भाई, यहाँ फिजिक्स का आता है काम। फिजिक्स का क्या काम आता है, मुझे क्या करना होता है कि ये 1 2 3 ये तीनों इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को बाहर छोड़ेंगे, अब मतलब अपनी ऑर्बिट को छोड़ देंगे, ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ेंगे, ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ देंगे। जैसे एज्यूम कराता हूँ कि जैसे आपके पास मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा आ जाए, आपको मैं बोलूँ कि भाई आपको मैं 10 करोड़ रुपये दे रहा हूँ, तो आप क्या करोगे भाई, वैकेशन में चले जाओगे घूमने, आप पेरेंट्स की बात भी नहीं मानोगे, तो नाउ यू बिकम फ्री, नाउ यू बिकम फ्री, आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसमें क्या होता है, इस पेरेंट एटम, जो ये एटम है पेरेंट एटम है ना, तो इसे बोलते हैं पेरेंट एटम, क्योंकि इसी का इलेक्ट्रॉन है ये। तो क्या होता है, ये पेरेंट एटम इसको बाहर नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता बाहर, इन सब इलेक्ट्रॉन को बाहर क्यों नहीं जाने देता, क्योंकि देखो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसकी वजह से ये बाहर नहीं जाने देता। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको बाहर निकाल दूँ, कैसे निकालूँ वो मेरे ऊपर है ना। चलो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि आप फ्री बन सकते हो, कैसे, जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए। लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्या पैसा चाहिए, नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन को चाहिए 3 चीज़ें। तो अगर मैं इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री में कन्वर्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है, तो इसको चाहिए 3 चीज़ें। क्या क्या, पहली लाइट, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा पोटेंशियल या वोल्टेज। ठीक है, पोटेंशियल या वोल्टेज, इसको चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए भाई, या तो लाइट मिल जाए, टेम्परेचर मिल जाए, या पोटेंशियल मिल जाए। अब मैं इसके अंदर नहीं जा रहा कि भाई टेम्परेचर मतलब लाइट कैसे मिलेगी, तो मैं बता देता हूँ। लाइट E = h μ का फॉर्मूला होता है, जो आप 11th में डील करोगे इसको, E = h μ, क्योंकि लाइट के अंदर छोटे छोटे टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स उन्हें बोला जाता है फोटॉन्स। टेम्परेचर कैसे करता है वो मैं नहीं अंदर घुसना चाह रहा कि उसके अंदर फॉर्मूला प्रूफ है, ठीक है। पोटेंशियल कैसे करता है, तो इसके बारे में एनर्जी। अब ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहे हैं। आपको तो मिल रहा था पैसा, आपको तो मिल रहा था पैसा जब आप फ्री हो रहे थे, लेकिन इनको क्या मिल रहा है, इसको, इस इलेक्ट्रॉन को मिल रही है एनर्जी, इसको मिल रही है आपकी एनर्जी। मतलब मैं इसमें क्या दे रहा हूँ, एनर्जी। और ये एनर्जी में सब पे डील करूँगा मैं बस आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाना चाहता हूँ कि क्या होता है, एक तार के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है जी, जो ये हो गया हमारा टेम्परेचर से। अब जब आप बात करते हो हमारे, अब जब आप घर पे लाते हो, रूम पे लेके आते हो, एल्युमिनियम की वायर बनाते हो, एल्युमिनियम से जब वायर बनती है उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम से वायर से क्या होता है कि भाई क्या वो ऐसा होता है, नहीं भाई, वो आपके रूम पे काम कर रहे हो, मतलब रूम में लेके आते हो, लाइट लगाते हो, तार लगाई, चलो भाई इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गई हमारी आना, करंट आना स्टार्ट हो गया। तो आप उसमें क्या, उसको आपने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं बढ़ाया, क्योंकि जब टेम्परेचर, हमारा जो रूम पे टेम्परेचर होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है वो होता है मेरा 300 डिग्री केल्विन, 300 डिग्री केल्विन। तो 300 डिग्री केल्विन मतलब इसको कहीं ना कहीं टेम्परेचर मिल जाता है, कहीं ना कहीं, क्योंकि आप काम कहाँ करोगे, घर में काम करोगे, कुछ ना कुछ तो काम करोगे ना, कहीं ना कहीं टेम्परेचर तो होगा कुछ ना कुछ, तो उसको एक टेम्परेचर मिल जाता है, जिससे कि इसके ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो हमारी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। अब जब बाहर, भाई मैंने कहा 3 चीज़ें, तो लाइट, टेम्परेचर या पोटेंशियल। मैंने टेम्परेचर को पकड़ लिया, क्योंकि टेम्परेचर ऐसी कोई चीज़ है जो आपके अवेलेबल है, ठीक है। तो टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर मैंने दिया भी नहीं, वो तो रूम टेम्परेचर में काम करूंगा भाई काम तो करेंगे, घर में ही काम करेंगे, आसपास काम करेंगे, वहाँ टेम्परेचर तो होगा ना कुछ। तो वो टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर से क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले, बाहर निकलते ही क्या हुआ, ये बन गए फ्री इलेक्ट्रॉन। और अब जब ये फ्री बन चुके हैं तो अब ये मर्जी से घूमेंगे, अब ये मर्जी से घूमेंगे। तो मैं यहाँ तक, अब ये नोट कर लीजिए, मैंने ये कहा आपको कि ये समझ आ गया ना, इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए, फिर मैंने एल्युमिनियम की शीट ली,
चलो एल्यूमिनियम के बार बनाते हैं, शीट नहीं लेते, एल्यूमिनियम के बार बनाते हैं। तो ये बताओ मुझे, अगर ये रूम टेम्परेचर पे काम कर रही है, मतलब अगर ये रूम में काम कर रहे हैं, इसके बाद रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे, ऑब्वियसली बात है, होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10 की पावर 28 टू 10 की पावर 29 पर सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब समझाता हूँ और समझाता हूँ कि मान लीजिए इसका क्यूब क्या है? वॉल्यूम। क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितना? 1 सेंटीमीटर कितना होता है? आपने देखा ना स्केल में, 1 सेंटीमीटर इतना ही होता है। इधर से मान लो ऐसे ही, ऐसे, समझा ना? ये इतना सा हिस्सा, इतने से हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 की पावर 28 से लेकर 10 की पावर 29 तक। और अच्छे से समझना है, और अच्छे से डायग्राम बता दूँ। मान लीजिए एल्यूमिनियम शीट लेता हूँ, ठीक है, अब 3D बनेगा ना अच्छे से। ठीक है, मैंने बोला कि इसका मैंने ये बोल रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर इधर से लिया मैंने, एक इतना भी नहीं होता, इतना होगा 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए इतना है, मैंने इतना लिया, ये हिस्सा लिया, और इधर से अंदर से भी ये हिस्सा ले लिया। क्यूब है ना? तो 1 सेंटीमीटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे, 10 की पावर 28 टू 10 की पावर 28। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इतने अवेलेबल होंगे हमारे पास रूम टेम्परेचर पे। समझ आया भाई? इतना समझ आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा मैं मास भी समझाऊंगा, वेट को भी समझाऊंगा। थोड़ा बता देता हूँ, कभी कंफ्यूजन ना हो कि भाई मैटर के अंदर सर मास क्या है। नहीं, चलो इसको पढ़ते हैं हम जरा, डिफरेंस करते हैं हम जरा। मास की बात करता हूँ मैं जरा। मास क्या होता है? मैटर कंटेन इन एनी बॉडी। नहीं समझ आया सर? मुझे भी नहीं आया था पहली बार में। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। मैटर कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर क्या क्या होता है भाई? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारे मैटर है। ठीक है जी। सॉलिड, लिक्विड, गैस कंटेन इन अ बॉडी। एग्जाम्पल समझाता हूँ। ह्यूमंस, ह्यूमंस की बॉडी में सॉलिड होता है भाई। क्या होता है सॉलिड में? मसल्स, सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्या आते हैं? मसल्स, बोन्स। लिक्विड में क्या आते हैं भाई? ब्लड, ब्लड, यूरिन और एक्सेट्रा लिख देता हूँ। ठीक है। गैस में क्या आता है भाई? आपके लंग्स के अंदर CO2 आप देते हो बाहर, तो कुछ ना कुछ तो रिमेन रहता होगा, थोड़ा बहुत अंदर लिया, बाहर छोड़ा, तो CO2 एंड ऑक्सीजन। और भी बहुत सारी गैस होती है, मैं एक्सेट्रा लिख देता हूँ, आई एम बायो की बात नहीं कर रहा। तो CO2 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या होती है हमारी? आपकी गैस फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ गैस लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। चलो जी, मैंने कहा मैटर क्या? मैटर था जिसके पास कुछ मास होगा, ठीक है, और स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। मैं बोल रहा हूँ मास क्या है? कि जितना सॉलिड, लिक्विड, गैस एक बॉडी के अंदर है उसे हम कहते हैं मास। कहने का मतलब, अब एग्जाम्पल समझते हैं। ह्यूमन, मेरे अंदर बॉडी के अंदर मसल्स भी हैं, मेरी बॉडी के अंदर बोन्स भी हैं, है ना, सॉलिड मटेरियल है। मेरे अंदर लिक्विड भी है, ब्लड है, यूरिन है, गैस भी है। ठीक है जी। तो मैं इन तीनों सबको निकाल के एक जगह रख दूं, तो इसका मतलब मेरा ये मास है। अब आगे बात करता हूँ, क्या मास कभी आपका चेंज होता है? ऐसा कभी देखा है कि आप गए स्पेस में और आपके लंग्स गायब हो गए? कभी ऐसा हुआ? नहीं होगा ना, कि आपका एक हाथ ही गायब हो गया,
नहीं हो सकता ऐसा, सीधी बात है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होता है, मास कांस्टेंट रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मास को मेजर किस में करते हैं, मास की मेजर करते हैं, मतलब यूनिट क्या है, यूनिट होता है मतलब किस चीज़ में मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं केजी में, इसे मेजर करते हैं केजी में। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट क्या है मेरा, ये तो मास हो गया, सर वेट क्या है फिर, चलो मैं यही लिखता हूँ, इधर लिखते हैं वेट को, इधर लिखते हैं वेट को। वेट क्या होता है, वेट, इट इज द फोर्स ऑफ attraction of earth due to gravity। समझाता हूँ ये, मैं तुमने पहली बार मैं भी पढ़ा, मेरे को समझ नहीं आई थी, ठीक है ना। फोर्स का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं इसको। फोर्स पकड़ता हूँ मैं, एट्रैक्शन पता है मतलब कोई खींच रहा है, ऑफ अर्थ पता है मुझे, ग्रेविटी पता है मुझे, है ना। हम कोई भी चीज़ नीचे क्यों आती है, ड्यू टू द ग्रेविटी। इसके बाद आते हैं मैं फोर्स क्या होता है भाई, पुश और पुल। मतलब अगर आप किसी चीज़ को धक्का दो या अपनी तरफ खींचो, से होता है फोर्स। तो क्या अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है ना, जो अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है, जिस फोर्स से खींच रही है उसे हम कहते हैं वेट। जिस फोर्स से, मतलब कुछ फोर्स से तो खींच रही है ना, ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल खींच नहीं रही है। अगर वो अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ खींचना, और खींचने में तो क्या कहा मैंने, फोर्स का है, खींचना या धक्का देना, इसी को फोर्स का है। तो वो अपनी तरफ खींच रही है, जिस फोर्स से खींच रही है उसे हम कहते हैं वेट। और वेट का फॉर्मूला होता है W = m/g। W = मास इंटू वेट। इसलिए मैंने पहले कहा था कि मास को वेट मान लो, एज्यूम कर लो बस। खाली मैंने ये नहीं कहा था वेट और मास सेम होते हैं, मैंने कहा था एज्यूम कर लो। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर मैं मास 0 कर दूं तो वेट कितना आ जाएगा, 0। तो ये चीज़ होगी ना, तो इसमें कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है ना, इसलिए मैं कह रहा था आपको एज्यूम कर लो। मैंने ये नहीं कहा था कि होता है, मैंने कहा था एज्यूम कर लो। तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैटर जब समझा हमने, तो मैटर के अंदर आया एटम। एटम को जब मैटर समझा तो उसके अंदर मास वर्ड आया, तो मास और वेट को डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। जब हमने मैटर पढ़ा तो उसके अंदर जाते हुए मैं एटम दिखे, ठीक है ना। उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ली मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर ली। मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बना सकता हूँ ये बात कर ली मैंने। ये सारी बात मैं हो चुका। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, 10⁻28 से लेकर 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। एक छोटे से क्यूब के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।